नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट में। रुख से नकाब हटा के देखो, रुख से नकाब हटा के देखो, होशो हवास पे बिजली गिरा के देखो, रुख से नकाब हटा के देखो, होशो हवास पे बिजली गिरा के देखो। अगर देखना है आपको मेजर टारगेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस का वीडियो छात्रों, तो कृपया दिल में टॉपर्स बनने का ख्वाब सजा के देखो, दिल में टॉपर बनने का ख्वाब सजा के देखो, टॉपर बनने का ख्वाब सजा के देखो। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार बोर्ड में टॉपर्स देना। तो फिर देर किस बात की, अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो। इस अंक में हम लेके आए हैं 2011 से 2021 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जिन क्वेश्चनों को परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा गया है, उन्हीं को यहाँ पर संग्रहित किया गया है आपके लिए। उन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को उनके सटीक और बेस्ट आंसर्स के साथ यहाँ पर, जो कि 2022 के परीक्षा में आपको टॉपर्स बनाएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन्स को दबा दें दोस्तों, ताकि वीडियो का जब भी नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं वीडियो पर। और एक बात दोस्तों, आपको सभी अंक की तरह इस अंक में भी मोटिवेशनल शायरी का तड़का मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे और अपने आप को टॉपर्स बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। पहला प्रश्न, बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। हम सभी लोग जो खास करके उत्तर बिहार में रहते हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी भी गंगा, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कोसी सभी नदियां उफान पर है बिहार में, और कई जिलों को बाढ़ से तबाह करके रखा है। तो हम लोग जानते ही हैं दोस्तों कि बाढ़ से जान माल की काफ़ी क्षति होती है, बाढ़ से जान और माल की काफ़ी क्षति होती है, और लोग भी मरते हैं, पशु पक्षी भी मरते हैं। और उपजाऊ भूमि, जो जल जमाव होता है उससे उपजाऊ भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, खेती के लायक नहीं रहती है दोस्तों। जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य को भी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी सड़क टूट जाते हैं, रेल मार्ग टूट जाते हैं। बाढ़ के कारण हानिकारक बीमारियां होती है, जैसे हैजा, मलेरिया, चेचक। ये सारे नुकसान हैं दोस्तों, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये प्रश्न जो आपदा प्रबंधन से आता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है। इस अंक में हम उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस, लघु उत्तरीयों को समावेश किया है दोस्तों, जो परीक्षा में 2011 से 2021 के बीच सबसे अधिक बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ये, औद्योगिकरण क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। इसमें बृहद पैमाने पर होता है। आप जानते ही दोस्तों, जहाँ पर मशीन काम करेंगे वहाँ पर कम समय में अधिक उत्पादन होगा। सबसे पहले दोस्तों 1750 ईस्वी में, नोट कर लीजिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए, 1750 ईस्वी में, 1750 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। कपड़े के उत्पादन सबसे पहला हुआ, कपड़ा का उत्पादन सबसे पहला हुआ। और उसी औद्योगिक क्रांति के कारण कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी था कि हमारा देश गुलाम बना। जब कच्चे माल के तलाश में जब इंग्लैंड के लोग इधर आए और तैयार माल को बेचने के लिए, धीरे धीरे औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला, और जिसका नतीजा निकला कि हमारा देश गुलाम हो गया। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में 1750 में हुई। और औद्योगिकीकरण से हम ये समझते हैं कि जब भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं का उत्पादन आदमी न करके, मनुष्य के द्वारा न करके मशीन के द्वारा किया जाता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, खपत के लिए बड़े बाजार की जरूरत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्यों हुआ? क्योंकि मशीन का आविष्कार हुआ। क्यों हुआ? मशीन। सबसे पहले किस में हुआ दोस्तों? कपड़े में हुआ। औद्योगिकरण को सबसे पहले किस उद्योग में हुआ दोस्तों? कपड़ा में हुआ। कपड़ा का मैनचेस्टर हमारा अहमदाबाद है दोस्तों, भारत में। ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी निकल के आ रहे हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे बीच ज्योग्राफी से आया हुआ है दोस्तों। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है? जो एलुवियल सॉइल होता है वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक नई जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग खादर कहते हैं,
यानी कि जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। उसके दो टाइप्स होते हैं। खादर क्या होता है दोस्तों, कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है वो खादर होती है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो बांगर होती है। खादर मिट्टी के कण महीन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, खादर मिट्टी के कण महीन होते हैं और बांगर मिट्टी के कण मोटे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बांगर मिट्टी के कण कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जहाँ नदी रहेगा वहाँ हर साल आएगी पानी और नई नई मिट्टी को लेके आएंगी, तो वो होती है हमारी खादर। और जो बांगर होता है, बंगर सीमेंट, आपने प्रचार भी देखा होगा, तो वो बांगर मजबूत, तो ये नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो बांगर मिट्टी होता है, खादर मिट्टी में जो होता है बालू और मृतिका के कण होते हैं। क्या दो होते हैं दोस्तों, बालू और मृतिका, बालू और मृतिका, बालू और मृतिका के कण होते हैं। और ये मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। क्या होती है दोस्तों, उपजाऊ होती है। कौन उपजाऊ होते हैं, खादर उपजाऊ। और बांगर मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, इसमें कंकर और बजरी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कंकर। इससे भी याद रख सकते हैं कि बंगर सीमेंट, ये कंकर और बजरी से बना हुआ होता है सीमेंट। बांगर सीमेंट का प्रकार प्रचार जो अंग्रेज करता है, बांगर सीमेंट सबसे अच्छा। तो कंकर और ये बजरी रहता है इसमें दोस्तों, कंकर और बजरी रहता है। और ये मिट्टी क्या होती है दोस्तों, कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है, कम उपजाऊ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए था, इसीलिए 5 पॉइंट यदि हम दे देंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ पॉइंट्स अतिरिक्त इसमें बताया जा रहा है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने देख लिया, खादर और बांगर दोनों ही जलोढ़ मिट्टी है। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है वो खादर होती है, इसमें महीन कण होते हैं, ये काफी उपजाऊ होती है, नदी के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। मृतिका और बालू के कण अधिक होती है। वहीं पर बांगर मिट्टी में देख लिया दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, नदी से दूरवर्ती क्षेत्रों में होती है, इसके कण मोटे होते हैं, इसमें कंकर और बजरी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये कम उपजाऊ होती है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है दोस्तों। पुराने जमाने में जो सबसे पहले विनिमय का कोई साधन नहीं था, तो सबसे पहला साधन क्या था दोस्तों, बार्टर सिस्टम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, बार्टर, BARTER, बार्टर सिस्टम। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। मान लीजिए आपको आपको अभी रुपया है, रुपया से हम लोग सारे चीजों को खरीदते हैं, तो रुपये के मानक के रूप में। लेकिन जब रुपया नहीं था दोस्तों, तो वस्तु के द्वारा लोग, जैसे किसी को आलू की जरूरत है और उसके पास दूध है, तो उसने क्या किया, दूध दे दिया दूसरे व्यक्ति को, और फिर उससे क्या कर लिया कि आलू ले लिया। तो काफी कठिनाई होती है। मुद्रा क्यों आया, वस्तु विनिमय प्रणाली में काफी कठिनाई होती थी। दोहरे संयोग की कठिनाई होती थी, विभाजन की कठिनाई होती थी, मूल्य मापन का कठिनाई होता कि कितना आलू के बदले कितना दूध दिया जाए। इन सब तरह का संचय में दिक्कत होता था कि लोग कितना आलू जमा करेंगे, यदि ढेर सारा आलू है तो सड़ जाएगा, ढेर सारा दूध है तो सड़ जाएगा। आज रुपया आप रख सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख संचय कर सकते हैं। तो ये सारे जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ थी, जिसके कारण से धीरे धीरे क्या आ गया, मुद्रा का विकास हुआ। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत आसान और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो दोस्तों बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करें, और हमें कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों, फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। 5वां प्रश्न, मनरेगा क्या है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके पंचायत में भी मनरेगा से कार्यक्रम चल रहा होगा दोस्तों। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। जी हाँ, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये कानून है दोस्तों। ये क्या है, कानून ही। इसकी शुरुआत कब हो गई, 7 सितंबर 2005 में ये कानून बना। 7 सितंबर 2005 को सबसे फर्स्ट टाइम ये कानून बना। कौन, मनरेगा जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया दोस्तों, कि एक राष्ट्रीय कानून पूरे देश में लागू है, और इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर है, कैसे मजदूर, गरीब मजदूर, BPL, बिलो पॉवर्टी लेवल, BPL पर आपसे बात बाद में करेंगे कि BPL क्या होता है। जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, जिसको हम लोग गरीब बोलते हैं, जो अपने दैनिक जीवन की सभी जरूरतों को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 100 दिनों का रोजगार की गारंटी की व्यवस्था की गई। यानी कि सरकार ऐसे लोग जो BPL के अंतर्गत है, जिनको मनरेगा का जॉब कार्ड दिया गया है, यदि वो काम नहीं भी करते हैं तो 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी उन्हें सरकार देगी।
इसके अंतर्गत पंचायतों के द्वारा काम करवाया जाता है, जैसे मिट्टी के सड़क बनाना, तालाब बनाना इत्यादि। तो ये मनरेगा होता है दोस्तों, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एक्ट। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकल कर सामने आते हैं। कितने दिन का इसमें रोजगार मिलता है? 100 दिन का। किस क्षेत्र में काम होता है? ग्रामीण क्षेत्र में कौन काम करते हैं? बीपीएल मजदूर, गरीब मजदूर। जी हाँ दोस्तों, कब शुरुआत हुई? 7 सितंबर 2005 को। चलते हैं, ये पूरे भारत में चल रहा है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न ये रहा, वंशवाद या परिवारवाद से आप क्या समझते हैं दोस्तों? जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी सीट निधन हो जाता है या इस्तीफा दे देता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी सीट पर वो है काबिज है और वो इस्तीफा दे देता है या वो लोग मर जाते हैं, तो उसके जगह पर उसके परिजन या रिश्तेदार को टिकट दे दिया जाता है। या मान लीजिए कोई नौकरी ऐसी आई, कोई ठेका ऐसा आया जिसको देना है, लेकिन जेन्युइन है आप या कोई और, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों को वो ठेका, वो नौकरी या वो चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया, और वो लोग क्या है, योग्य नहीं है। यदि आपसे प्रतिस्पर्धा करे तो वो कहीं भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी स्थिति को हम लोग परिवारवाद कहते हैं। आज बहुत सारे पार्टियों पर भी परिवारवाद का ये लग रहा है। जैसे कांग्रेस बोलती है कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी आ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि आरजेडी में लालू के बाद उसके पुत्र आ गए, तेज प्रताप और तेजस्वी, या राबड़ी आ गई। जब राबड़ी आया था तो उस समय बहुत सारे लोग पार्टी में क्या थे, उनसे भी ज़्यादा स्ट्रोंग थे, लेकिन राबड़ी देवी को। तो ये परिवारवाद कहलाता है दोस्तों। इससे क्या होती है कि ये लोकतंत्र के लिए एक क्या है, चुनौती है, एक अभिशाप है। लोकतंत्र के लिए क्या है, एक अभिशाप है, एक चुनौती है। इसे हम लोगों को ख़त्म करना है। ये लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में बाधक है परिवारवाद दोस्तों। इसे परिवारवाद को हम लोग वंशवाद भी बोलते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपके बीच ये रहा, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि क्या है दोस्तों? आर्द्र यानी कि ड्राई एग्रीकल्चर और मॉइस्चर एग्रीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, शुष्क कृषि उसे कहते हैं जहाँ पर वर्षा औसतन 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 5 नहीं दोस्तों, 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे शुष्क खेती। ऐसे खेती को खास करके हम लोग राजस्थान में देखते हैं दोस्तों, पंजाब में देखते हैं दोस्तों। और इस तरह की खेती में ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जाती है। जिन जिन फसलों को बहुत कम मात्रा में पानी की जरूरत होती है, वो पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेते हैं दोस्तों। और आर्द्र खेती क्या होता है दोस्तों? ऐसी खेती जहाँ पर वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, वहाँ पर जब खेती की जाती है उसे हम लोग आर्द्र खेती कहते हैं। जैसे धान लगाना, मक्का लगाना, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हम लोगों के बिहार में कैसी खेती होती है दोस्तों? आर्द्र खेती होती है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में कैसी खेती होती है? आर्द्र खेती होती है दोस्तों। बिहार, यूपी, इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है दोस्तों, ये देख लेते हैं हम लोग, विकसित देश तथा अविकसित देश में क्या अंतर है? तो विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जीवन स्तर, जीवन आशा और शिक्षा, 3 चीज़ों को का औसत होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक बोला जाता है। यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्टिव निकल जाएंगे। मानव विकास सूचकांक को दोस्तों, HDI को दोस्तों 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक क्या किस देश का है दोस्तों? नॉर्वे का है। सबसे अधिक किसका है दोस्तों? नॉर्वे का। ये 0.96 है। नॉर्वे का कितना है? 0.96। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। तो 0 से लेके 1 के बीच में सभी देशों को रैंकिंग दी जाती है HDI के अंतर्गत। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसे मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। विकसित देशों का मानव विकास सूचकांक जो होता है अधिक होता है, जैसे नॉर्वे का सबसे अधिक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड का भी नंबर आता है। और ऐसे देश जिसके मानव विकास सूचकांक में रैंकिंग काफ़ी कम होते हैं, उनका अंक 0 के करीब होता है, जैसे 0.1, 0.2, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब गरीब देश में आते हैं। इसमें जीवन स्तर भी कम होता है, शिक्षा भी कम होती है और जीवन आशा की प्रत्याशा भी काफ़ी कम होती है।
तो ये विकसित देश और विकासशील देश में अंतर होता है। इस एचडीआई को भी याद कर सकते हैं, और एचडीआई में कहाँ तक से कहाँ तक उसका ये मूल्यांकन होता है, 0 से 1 के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है। सबसे आगे कौन सा देश है दोस्तों? नॉर्वे। यहाँ नॉर्वे का उदाहरण में आप ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ले सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न जो था हमारा इकोनॉमिक्स से था। यहाँ पर 5 विषयों का समावेश किया गया: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन। जी हाँ दोस्तों, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट VVI 2011 से 2021 के बीच सबसे अधिक बार आए क्वेश्चनों का समावेश। इसी बीच अगला प्रश्न लेते हैं, खूनी रविवार क्या है? 1905 ईस्वी में दोस्तों क्या हो गया, रूस और जापान में युद्ध हुआ, जिसमें रूस बुरी तरह से हार गया। बड़ा देश था रूस, लेकिन जापान जैसे छोटे देश से हार गया। इस पराजय से रूस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और रूस में क्रांति हो गई। लोगों के पास खाने के लिए नहीं, क्योंकि जो जार निकोलस द्वितीय था ना, जो वो काफ़ी भोग विलास का जीवन जी रहा था दोस्तों, और जरीना भी थी साथ में, लेकिन वो सब क्या कर रहे थे, राजपाट पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, और जिसके कारण से और युद्ध साथ में लड़ लिए और युद्ध में हार गए। तो जब भी कोई देश युद्ध लड़ता है दोस्तों, तो सारे मैकेनिज्म, सारे फैक्ट्री वगैरह बंद हो जाते हैं, हथियार बनाने लगते हैं, और जब वो हार जाता है तो काफ़ी खराब स्थिति आ जाती है। जैसे ही युद्ध लड़ाई शुरू होता है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ने लगता है और कई तरह की समस्या आती है। तो जो लोग थे, युद्ध हारने के बाद उन्होंने 9 जनवरी 9 जनवरी को क्या किए, 9 जनवरी 1905 को वो रोटी दो का नारा के साथ, रोटी दो के नारे के साथ क्या किए, रोटी दो नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। सेंट पीटर्सबर्ग जो राजा का महल था, जार का जो महल था, वहाँ पर प्रदर्शन करने लगे। ये 9 जनवरी का दिन था, और जार की सेना ने उन निहत्तों पर गोली चला दी। उस दिन रविवार था। पुराना रूसी कैलेंडर को देखेंगे तो दोस्तों वो 22 जनवरी होगा। 13 दिन का फर्क रहता था कैलेंडर और रूसी कैलेंडर, पुराना कैलेंडर और जो उस समय चल रहा था, दोनों के बीच में क्या होता था दोस्तों, 13 दिन का फर्क। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है। और खूनी रविवार कब हुई, 13 दिन का फर्क रहता था दोस्तों। और खूनी रविवार कब हुई, 9 जनवरी या 22 जनवरी, पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी या 9 जनवरी। और तो जार के लोगों ने क्या कर दी, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, हजारों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गई। इसीलिए ये रविवार का दिन था। कैसा दिन था सर? रविवार का दिन था छात्रों। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से इसे जाना जाता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न, ये नगर निगम क्या है? तो नगर निगम रहे दोस्तों, नगर परिषद रहे या नगर पालिका रहे, नगर परिषद का 2 से 3 लाख की आबादी पर गठन होता है। 3 लाख से जब ऊपर आबादी हो जाता है तो नगर निगम बनता है दोस्तों। पटना नगर निगम है, कटिहार नगर निगम है, पूर्णिया नगर निगम। तो इन सारे जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, किसी का भी कार्य पूछिए दोस्तों तो ये आप लिख सकते हैं। ये कई बार लॉन्ग में भी आए हैं और कई बार शॉर्ट में भी आए हैं। क्या क्या होता है नगर निगम का कार्य या नगर पालिका का कार्य या नगर परिषद का कार्य? पटना नगर निगम में 72 वार्ड है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद कर सकते हैं। तो नगर निगम में नालियां, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करना, कूड़ा करकट गंदगी की सफाई करना, पीने की स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना, गलियों पुलों उद्यानों का साफ सफाई एवं निर्माण करना, आग बुझाने के यंत्र की व्यवस्था करना, कल्याण केंद्रों जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम केंद्र की स्थापना और देखभाल करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना। तो ये सारे के सारे काम जो है आप नगर निगम में भी लिख सकते हैं, नगर परिषद के कार्य में भी लिख सकते हैं और नगर पालिका के भी कार्य में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न निकलकर सामने आते हैं दोस्तों। 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम बनता है, 2 लाख से 3 लाख की जनसंख्या पर नगर परिषद बनता है। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है दोस्तों? 72 वार्ड हैं दोस्तों, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर अब कुछ नहीं है दोस्तों। अब हम लोग इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। तो आपको मोटिवेशनल शायरी यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। हम वो नहीं जिसमें बरसने का दम नहीं, हम वो नहीं जिसमें बरसने का दम नहीं, और गरज कर रह जाए दोस्तों वो हम नहीं। हम वो नहीं जिसमें बरसने का दम नहीं, और गरज कर रह जाए वो हम नहीं। भले कोई खुश हो जाए नदी नालों में समा कर, भले कोई खुश हो जाए नदी नालों में समा कर, छात्रों भले कोई खुश हो जाए 60% मार्क्स दिलवा कर। हम वो दरिया हैं जो समंदर से कम नहीं, हम वो दरिया हैं जो समंदर से कम नहीं। हम वो शिक्षक हैं जिसे टॉपर से कम पसंद नहीं, हम वो शिक्षक हैं जिसे टॉपर से कम पसंद नहीं। जी हाँ छात्रों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक
वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशंस वीडियो का सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और फिर एक बार आपसे मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। आपको ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही